नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। ईपीएफओ ने हाल ही में अपने जो 6.5 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, अपने मेंबर्स हैं, उनकी परेशानियों को कुछ हद तक कम करने के लिए 2 नए बदलाव अपने पीएफ अकाउंट्स के संबंध में किए हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं बदलावों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ईपीएफओ ने जो पीएफ अकाउंट की ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है और साथ ही में पीएफ अकाउंट के जो मेंबर होते हैं, पीएफ अकाउंट होल्डर होते हैं, उनको अपनी पर्सनल डिटेल अपडेट करने की जो प्रोसेस है, उसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है और उसी को डिटेल में हम समझते हैं। इस नए बदलाव के तहत जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट का ट्रांसफ़र है, वो काफ़ी आसान प्रक्रिया से हो जाएगा। वर्तमान में जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार पीएफ अकाउंट का जब ट्रांसफ़र होता है, एक कर्मचारी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपना जॉब बदलता है, अपनी नौकरी में परिवर्तन करता है, उसके एम्प्लॉयर बदलते हैं, तो फिर क्या होता है, उस केस में उसकी जो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट होती है, वो ऑनलाइन पहले एम्प्लॉयी सबमिट करता है, उसके बाद वो एम्प्लॉयर के पास जाती है वेरिफिकेशन के लिए और एम्प्लॉयर के बाद वो फिर ईपीएफओ के पास जाती है, जब उस व्यक्ति का जो पीएफ अकाउंट है, वो ट्रांसफ़र होता है। इस प्रक्रिया में आम तौर पे 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन और कभी-कभी उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके आधार बेस्ड ओटीपी के वेरिफिकेशन के माध्यम से बिना किसी एम्प्लॉयर के इंटरवेंशन के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का या कंप्लीट करने का निर्णय लिया है। वर्तमान स्थिति में ये हमने भी हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा इस बात को अनुभव किया है कि पीएफ के जो अकाउंट होल्डर है, वो अकाउंट ट्रांसफ़र को लेके और उनकी अकाउंट डिटेल्स या पर्सनल डिटेल्स को अपडेट कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते रहते हैं और विशेषकर ये परेशानी जब बढ़ जाती है, जब व्यक्ति एक जगह से जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाता है, तो फिर उसको अपने नए एम्प्लॉयर और पुराने एम्प्लॉयर दोनों के साथ ही कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो ईपीएफओ ने इन्हीं चीज़ों को थोड़ा मिनिमाइज़ करने के लिए और जो वर्कर्स हैं, जो उसके अकाउंट होल्डर हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए ये 2 चेंजेस किए हैं, जिसमें कि अगर जॉब बदलने पे आपको अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना है एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर, तो आप सीधे आधार कार्ड के ई-केवाईसी करवा के सीधे जो एप्लीकेशन है वो ईपीएफओ के पास सबमिट कर सकते हैं। तो ई-केवाईसी क्या होता है? आधार पे जो आपकी डिटेल्स होती है, नो योर कस्टमर की डिटेल्स होती हैं, उनको आप अपने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से वेरीफाई करते हैं। तो वो जो रिक्वेस्ट है वो सीधे ईपीएफओ के पास सबमिट हो जाती है और उसमें आपके एम्प्लॉयर का कोई इंटरवेंशन या कोई दखल-अंदाज़ी नहीं होती है। साथ ही में ये भी देखने में आता है कि जब आपको अपने पीएफ अकाउंट में कुछ पर्सनल डिटेल्स अपडेट करवानी हो, आपका नाम में करेक्शन करवाना हो, एड्रेस बदलवाना हो, मोबाइल नंबर चेंज करवाना हो, तो इसके लिए भी अभी तक आप अपनी जो रिक्वेस्ट देते थे, वो अपने एम्प्लॉयर के थ्रू रूट करनी पड़ती थी और बाद में फिर वो ईपीएफओ के पास जाती थी। तो इस सिंप्लीफाइड प्रोसेस में एम्प्लॉयर का रोल खत्म हो जाता है और वो रिक्वेस्ट सीधे ईपीएफओ के पास आधार बेस्ड ओटीपी के सबमिशन के बाद सबमिट हो जाएगी और जल्दी से उसका निराकरण हो जाएगा। वर्तमान में जो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं ईपीएफओ के पास, वो अकाउंट ट्रांसफ़र रिलेटेड और पर्सनल डिटेल्स रिलेटेड काफ़ी संख्या में है। वर्तमान में लगभग 6.5 करोड़ व्यक्ति हैं हमारे देश में जो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं। 6.5 करोड़ काफ़ी बड़ा नंबर होता है दोस्तों। तो such moves will reduce the time taken for processing such request which currently takes about 28 days। तो इस तरीके के जो डेवलपमेंट हुए हैं ईपीएफओ की तरफ से, उसमें अभी जो वर्तमान में लगने वाला समय है इस प्रकार की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए 28 दिन से कम हो 28 दिन से कम होकर काफ़ी जल्दी प्रोसेस होने की संभावना है। तो अभी ईपीएफओ के पास जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उसका 17%, उसका 17% पीएफ अकाउंट ट्रांसफर से रिलेटेड ही है।
कि व्यक्ति एक जगह से जॉब छोड़ के दूसरी जगह गया और उसका पीएफ अकाउंट ट्रांसफर होने में काफी ज्यादा समस्या आती है, काफी ज्यादा समय लग जाते हैं। और 15 दिन से अधिक के समय में 20 लाख से अधिक केसेस अभी भी पेंडिंग है जो पीएफ ट्रांसफर से संबंधित है। लगभग 4 लाख रिक्वेस्ट पर्सनल डिटेल करेक्शन की पेंडिंग है ईपीएफओ के पास में। तो इस प्रकार के ये जो मूव है यह आने वाले समय में पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वीडियो में हम आगे ईपीएफओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ईपीएफओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ की स्थापना वर्ष 1952 में ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के तहत हुई थी। यह जो संस्था है यह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत यह संस्था कार्य करती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पीएफ को मैनेज करना, प्रोविडेंट फंड को मैनेज करना, पेंशन को मैनेज करना और इंश्योरेंस स्कीम्स जो होती हैं उसके सब्सक्राइबर के लिए, उनके लिए यह संस्था पॉलिसीज बनाती है, नए रूल्स बनाती है। तो ईपीएफ के एम्प्लॉइज कौन कौन से होते हैं? ईपीएफ में कौन कौन से एम्प्लॉइज कवर्ड होते हैं? हम जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट और विभिन्न जो पीएसयूज होती हैं उन सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयूज के एम्प्लॉइज के लिए अलग से पेंशन स्कीम होती है कि रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन की सुविधा मिलती है, उनको मेडिकल की सुविधा मिलती है, पढ़ाई वगैरह के लिए रियायत पे लोन मिल जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये इसी से मिलती जुलती सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज को देने के लिए ईपीएफओ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के तहत वर्ष 1952 में। पहली बार प्रोविडेंट फंड एक्ट बना था वर्ष 1925 में, जब जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उन सभी को, या कंपनी वर्कर्स थे उनको इस प्रकार की एम्प्लॉय के से रिलेटेड बेनिफिट्स ट्रांसफर करने के लिए 1925 में पीएफ एक्ट बना था, जो बाद में आजादी के बाद ईपीएफ एंड एमपी एक्ट से सब्स्टिट्यूट हो गया 1952 में। वर्ष 2014 में 1 अक्टूबर 2014 से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या यूएएन अस्तित्व में आया। इससे पहले क्या होता था कि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग मेंबर आईडी होता था और उस मेंबर आईडी से यूनिवर्सली सब डिटेल्स एक्सेस करना मुश्किल होता था। तो यूएएन नंबर अस्तित्व में आया 1 अक्टूबर 2014 से, जिसके तहत हर एक पीएफ अकाउंट होल्डर को एक यूएएन नंबर दिया गया। उसमें उसकी सभी डिटेल्स होती हैं, उसके पीएफ में कितना बैलेंस है, अगर वो जॉब चेंज भी करता है तो भी उसका यूएएन नंबर कॉमन ही रहता है, कितना बैलेंस है, कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है, कितना विड्रॉ कर लिया है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कौन उसमें नॉमिनी है, मतलब उसकी सभी डिटेल्स उस यूएएन नंबर के तहत ही उपलब्ध होती हैं। अच्छा, अब देखो ईपीएफओ मुख्यतः 3 स्कीम को ऑपरेट करता है। कौन कौन सी? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 एंड एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995। तो वर्ष 1995 के बाद जो पीएफ अकाउंट होल्डर थे, ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स थे, उनको पेंशन की सुविधा भी दी गई है। अब ईपीएफओ के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका किस तरीके से बैलेंस बिल्ट होता है, या फिर अकाउंट में उनके जो पीएफ अकाउंट में है किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो एम्प्लॉइज जो होते हैं उनकी जो बेसिक सैलरी होती है उस बेसिक सैलरी का 12% काटा जाता है और इतना ही कंट्रीब्यूशन उसके एम्प्लॉयर द्वारा मिलाया जाता है। और ये जो फंड होता है ये उसके पीएफ अकाउंट नंबर में या यूएएन में प्रति माह जमा कर दिया जाता है, जिस पर निर्धारित जो केंद्र सरकार है समय समय पर एक ब्याज निर्धारित करती है जो अमूमन 8% के आसपास होता है और प्रति वर्ष
वो 8% का ब्याज उस एम्प्लॉई के पीएफ अकाउंट में जो बैलेंस है उस पर दे दिया जाता है। जब एम्प्लॉई रिटायर होता है, जिसकी एज 58 वर्ष न्यूनतम तय की गई है, उसके बाद वह उसे उस बैलेंस में से या तो पेंशन दी जाती है और साथ ही में कुछ उसको एक साथ एक मुश्त राशि भी दे दी जाती है। तो इसी प्रकार के अपडेट हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहेंगे दोस्तों, करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।